नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक है एक भाषा पर। वो कोई पुरानी 2000 साल, 1000 साल या 100 साल पुरानी भाषा नहीं है। वो कुछ ही वर्षों पहले निर्माण हुए भारत की भाषा है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये कौन-सी भाषा है? शायद आपको पता हो बहुत अच्छे तरीके से। वो भाषा है जो रोज़ उपयोग होती है, लेकिन इस पर विचार बहुत कम लोग करते हैं। ये भाषा है जो कुछ ही वर्ष पहले भारत में इसका निर्माण हुआ था। ये भाषा भारत की हर एक जनता के मुँह पर आप देखोगे। आप भी शायद इसका उपयोग करते होंगे और मैं इस वीडियो में भी इसका उपयोग करूँगा और इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ये कौन-सी भाषा है और किस तरीके से इसका निर्माण और इसका विचार क्या है और इसके निकलने का उद्देश्य और पूरे तरीके से मैं इस चीज़ को आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये बात आती है कि भाषा कहते किसे हैं? भाषा जो है वो हम कैसे कहते किसे हैं? तो जो भाषा होती है, तो आपके मन में जो विचार चल रहा होगा कि सभी देशों में अलग-अलग भाषा होती है। सभी की अलग-अलग भाषा होती है, तो इससे हमें यह तात्पर्य निकलता है कि हमारे मन की बात या हम जो सोचते हैं किसी के बारे में, किसी चीज़ को उसको मतलब बताना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेट करने की जो आधार होगी, वही भाषा होगी। यानी कि अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। वही आज हम आएँगे भाषा। भाषा के ऊपर एक भारतीय भाषा जो कुछ ही वर्ष पहले जिसका निर्माण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वो भाषा और कोई नहीं, वो भाषा है हिंग्लिश। जी हाँ, वो हिंग्लिश। हिंग्लिश अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, हिंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण है। तो इस भाषा का उपयोग अधिकतर भारतीय लोग करते हैं, अधिकतर। यानी कि मैं अगर बता दूँ तो लगभग ये 70% लोग तो ज़रूर करते होंगे इस भाषा का उपयोग। तो ये भाषा है इंग्लिश। ना ही पूरा इंग्लिश, ना ही पूरा हिंदी, ये है हिंग्लिश। पूरे भारतीय नागरिक इस भाषा का उपयोग रोज़ 24 घंटे में 24 घंटे करते हैं। जब वो कम्युनिकेट करते हैं तब वो करते हैं। वो ऐसी भाषा है। तो मैं बता रहा हूँ कि इस भाषा का निर्माण लगभग कुछ ही वर्ष पहले यानी कि 21वीं शताब्दी आते-आते ये इस भाषा का निर्माण आसानी से हो चुका था। ये मुझे नहीं लगता कि ये पहले से उतनी होगी। बिकॉज़ यहाँ पे पहले लोग पूरे पूर्ण तरीके से हिंदी आपने फ़िल्मों में देखा होगा कि अरे अब कोई रामायण-वामायण या कोई उस तरीके की मतलब पुरानी फ़िल्मों को देखेंगे, पुरानी कहें तो जिसमें हमारे गॉड्स की चर्चा की जाती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप जिस भाषा के हैं, उसी भाषा में कंटेंट जैसे आप हिंदी के हैं, तो हिंदी में ही उसमें मतलब एक शब्द अंग्रेजी में नहीं होता, इंग्लिश में नहीं होता है, हिंदी में ही सब कुछ वहाँ पे बोला जाता है। आप ये गौर करते होंगे कि सब कुछ यहाँ पे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले ज़माने या भगवान वाली कोई रामायण, महाभारत, ये सब में आप देखेंगे कि पूरे हिंदी और यह जो जनरेशन मतलब यह जो युग है, इस युग में आप देखेंगे कि कोई जो भाषा को कम्युनिकेट कर रहा है, आप उसे आसानी से पकड़ लेंगे कि ये इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन आप पर्सनली ये नहीं बोलते कि ये इंग्लिश बोल रहा है, आप भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। ये इंग्लिश भाषा का प्रचलन बहुत जल्दी और पूरे भारत में फैल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि भारत भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि तो है ही, जनसंख्या की दृष्टि से तो यह बड़ा है ही, अति विशाल है देश ये और महान भी है। यहाँ विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधती है, वह है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, भारत की भाषा हिंदी है, जो राष्ट्र को एक संपूर्ण मतलब एक राष्ट्र को कि अपनी-अपनी भाषा होती है कम्युनिकेट करने की, तो मेन जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी अब हो चुकी है, आप जानते होंगे। तो हिंदी है, संपूर्ण राष्ट्र को कम्युनिकेट करने वाली जो भाषा है वो हिंदी, हालाँकि अभी इंग्लिश बोला जा रहा हो लेकिन हिंदी है। तो तभी तो कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा। कमला त्रिपाठी ने एक हिंदी जो भाषा है उसको भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। ये नहीं है तो भारतीय संस्कृति नहीं है, आत्मा कहने का तात्पर्य यही है। निस्संदेह विभिन्न कालखंडों के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के यहाँ
आने और आकर बस जाने से हिंदी भाषा को समृद्ध होने का अवसर मिला। विदेशी भाषा के अनगिनत शब्द हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे वे हिंदी को हिंदी के मूल शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं विदेशी भाषा। किंतु अंग्रेजी ने न केवल अपनी भाषा अंग्रेजी को यहाँ पूर्णतः स्थापित करने की कोशिश की, बल्कि हिंदी के कल्चर को बिगाड़ने और नष्ट करने का भरपूर प्रयास भी किया। लेकिन हमारे महान भारतीय लोग इसे अभी तक अडिग रखे हुए हैं। फलस्वरूप भारत में दिनों दिन अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता गया। और धीरे धीरे भारतीय हैं कि दिल दिमाग में यह बात घुसा दी गई कि बिना अंग्रेजी भाषा को आत्मसात किए हुए जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सेम अभी यही बात है, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं लगेगी, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो कहीं पढ़े लिखे लोगों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए ताकि आप अच्छे से किसी को इन्फ्लुएंस कर सको, डायरेक्शन दे सको और कुछ भी कर सको, तो आपको इंग्लिश ज़रूरी है। अभी ये कही जा रही है हमारे भारतीय लोग, उस समय विदेशी लोग, इस समय भारतीय लोग कहते हैं जीवन आगे बढ़ नहीं सकती अंग्रेजी के बिना। ये लोग कहते थे सफलता की बुलंदियों को नहीं छू सकते बिना अंग्रेजी के, लोग कहते थे। इस प्रकार हिंदी को अपने ही देश में अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हिंदी भारतीय देश की भाषा है तो इसको अपने ही देश में इतना स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब मैं भी अभी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैंने भी बोली। तो पहले जो बोला था, अभी जो बोल रहा है, अपनी मतलब स्ट्रगल अभी भी कर रहा है, पहले भी बहुत, मतलब हिंदी का स्ट्रगल अभी कंटिन्यू है। तो अंग्रेजियों की गुलामी के दौरान भारतवासियों ने किसी प्रकार जन जन में बोली जाने वाली अपनी भाषा हिंदी के अस्तित्व को बचा तो लिया, पर वे इस भाषा पर अंग्रेजी के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक पाने में सफल ना हो सके। अभी भी नहीं, ये हो भी नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे लग रहा है हिंदी को ख़त्म ही कर देंगे, इस तरीके से इनका वर्चस्व है। तो मैं हस्तक्षेप तो रोक नहीं पाए, जिसके कारण हिंदी अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा बनकर रह गई। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी हिंदी की नहीं, हिंदी अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा बनकर रह गई भारत देश में। ये है हमारी भारत देश की हालत। हालांकि ये बात है कि इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट भारत देश में मेनली कि आप कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके मुंह में इंग्लिश ज़रूर आएगा। हालांकि जो कम इंग्लिश जानने वाले लोग रहते हैं वो तो थोड़ा कम इंग्लिश को बोलते हैं, तो और जो ज़्यादा इंग्लिश जानने वाले लोग रहते हैं भारत के, वो तो सच में ही लगता है हिंदी को अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा बना दिए हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा का सम्मानजनक दर्जा तो मिल गया, मगर यह तब भी राजकाज की भाषा ना बन सकी। शासन तंत्र एवं कार्यालयी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही अंग्रेजी में कार्य करने की परिपाटी अब भी कायम है। परंतु वर्तमान समय का एक सच यह भी है कि आज अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी के मिली जुले रूप अर्थात इंग्लिश का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हिंदी का मतलब पहचान इतना बचा हुआ है कि इंग्लिश से उसका पहचान होता है। अगर आप मतलब मैं बोलूँ कि भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं तो आप गलत हो, मैं गलत हूँ। भारतीय लोग हिंदी नहीं इंग्लिश बोलते हैं। उन्होंने हिंदी और जो इंग्लिश है इसका जो कॉम्बो है उसको कोई भी लोग हो उन्होंने नहीं छोड़ा है। आई थिंक 10 लाइन की हिंदी में कम से कम 10 शब्द अंग्रेजी के ज़रूर आएंगे, ये बात तो निश्चित हो गई। अगर कोई आप नॉर्मल आदमी कोई कम्युनिकेट कर रहा है पर्सनली वो हिंदी ना कहकर, तो जैसे मैंने अभी तक जो बोला उसमें मैंने भी अंग्रेजी बोल दी। आप भी किसी से कम्युनिकेट करते होंगे तो अंग्रेजी तो बोल देते ही होंगे, ये बात निश्चित है। अब आगे बढ़ते हैं तो स्वतंत्र ने पढ़ दिया था और शासन तंत्र एवं कार्यालयी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही अंग्रेजी में कार्य करने की परिपाटी अभी कायम है, बता चुका हूँ। परंतु वर्तमान समय का एक सच यह भी है कि आज अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी में मिले जुले रूप अर्थात इंग्लिश का धुरल्ले से प्रयोग कर रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़। भारत के एक शहर में 2 शिक्षित व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप का एक उदाहरण प्रस्तुत है।
मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि भारतीय लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं और आप एग्ज़ाम्पल समझ भी जाएँगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि इमेजिनेशन आपकी सही हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, पहला है ऑफ़िस में आज तुम्हें कौन-कौन से वर्क करने हैं? और दूसरा, वर्क तो बहुत है, अगर तुम हेल्प करोगे तो सारे वर्क जल्दी फिनिश हो जाएँगे। तो पहला बोला, आई एम ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प यू डियर। ये हैं भारतीय शिक्षित नागरिकों के वार्तालाप। अधिकतर की वार्तालाप इसी तरीके से होती होगी। जी हाँ दोस्तों, यह वार्तालाप मूल रूप से हिंदी भाषा में किया गया है। जो आदमी बोलेगा, मतलब जो आदमी था, अगर आप उनसे कहो जाके कि तुम आदमी, मतलब आप भारतीय नागरिक हैं, तो माइक लेके जाओ और कहो कि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप अभी हिंदी में बात करेंगे। हाँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इंग्लिश का कॉम्बिनेशन था। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। ये खैर, ये बात छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे नहीं था कि वो जानते हैं या नहीं। मैं इस मुद्दे पे था कि वो इंग्लिश का कॉम्बिनेशन अभी तक बनाए रखें और उसको हिंदी कह रहे हैं वो। तो इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए? तो पता ही नहीं रहेगा कि मैं गलती, किसी इंसान को पता ही नहीं रहेगा मैं गलती कर रहा हूँ। हालाँकि ये गलती नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ गलती कहने के लिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हालाँकि किसी इंसान को पता नहीं रहेगा मैं गलती कर रहा हूँ, तो गलती को सुधारेगा कैसे? मैं ये बता रहा हूँ। अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी भारतीय भाषा का साहित्यिक अपमान नहीं करना चाहिए। शुद्ध हिंदी भी आना चाहिए, शुद्ध अंग्रेजी भी आना चाहिए। हम भारत के लोग इतना महान हो सकते हैं कि शुद्ध हिंदी के साथ शुद्ध अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन तो दूसरी बात होगी। कॉम्बिनेशन अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को ही हिंदी कर देंगे, वो बात नहीं होगी, वो भारतीय भाषा नहीं होगी। यस, तो किंतु दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वाक्य में अंग्रेजी के शब्दों जैसे ऑफिस वर्क, फिनिश इत्यादि, और लास्ट में तो पहले वाले ने पूरा इंग्लिश में ही ठोक दिया था, प्रयोग किया गया है। वार्तालाप का अंतिम वाक्य, तो वार्तालाप का जो अंतिम वाक्य तो पूर्णतः, जैसे मैंने कहा था, सामान्य वार्तालाप के लिए प्रयुक्त इस भाषा को ही लोग इंग्लिश कहते हैं। इसी भाषा को हम लोग इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश कोई भाषा नहीं है। इंग्लिश भाषा बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों एवं वाक्यों के बहुतायत में प्रयोग करने की स्थिति में सामान्य बोलचाल की एक ऐसी भाषा को इंग्लिश नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश नाम दिया गया। इंग्लिश कोई ग्रंथ में लिखी भाषा नहीं है। हिंदी बोलते समय आप, या अंग्रेजी बोलते समय हिंदी को पिछलग्गू बना दें, या अंग्रेजी बोलते समय हिंदी को पिछलग्गू बना दें, या हिंदी बोलते समय अंग्रेजी को पिछलग्गू बना दें, तो वो जो होगी वो इंग्लिश होगी। जी हाँ दोस्तों, तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के समय तो दो रूप होते हैं। मैंने भाषा का प्रयोग किया, तो प्रयोग जैसे दो रूप होते हैं किसी भाषा के प्रयोग करने के: साहित्य सृजन की भाषा एवं सामान्य बोलचाल की भाषा। साहित्य सृजन की भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर आप कोई शब्द बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो व्याकरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। कहाँ पे बोल के रुकना है, कहाँ पे थोड़ा देर रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा रुकना है, कहाँ पे शॉक होना है, कहाँ पे क्या होना है, ये सारे आते हैं। साहित्यिक सृजन की भाषा जो होती है, इनमें आपको क्या होता है कि इनमें आपको व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए इस भाषा का बोलना ज़रूरी होता है। तो किंतु सामान्य बोलचाल की भाषा जो है व्याकरण के नियमों से परे होते हैं, कि उनमें कोई व्याकरण की भाषा नहीं है। पर आप कैसे भी लोग के सामने, इस तरीके के लोगों के सामने बात कर रहे हो जो व्याकरण से जुड़े नहीं हैं, उनके सामने आप बात कर रहे हो, तो आप बिना व्याकरण के नियम को लगाए बोलो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही आपको आपका काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिना व्याकरण के बोलचाल की भाषा एकदम, यानी कि मान लीजिए इन्होंने जैसे कहा है कि परे हैं, तो परे ही हैं। बोलचाल की भाषा मतलब ये है कि परे हैं जी। और मैं किंतु समान बोलचाल की भाषा में दूसरे भाषा के शब्दों का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। समान बोलचाल की भाषा में समाज एवं क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी भी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। हिंदी में भी कई भाषाओं के विदेशज शब्दों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। भाषाएं हैं, ये भाषाएं हैं तुर्की, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी। आप सोच रहे होंगे सिर्फ अंग्रेजी ये हम बोलते हैं, तो जो इंडियंस हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, भारतीय लोग का कॉम्बिनेशन जो होता है, वो फारसी, उर्दू, पुर्तगाली, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन उनकी भाषा में होता है। जैसे आप चाय करते हैं, तो चाय का चाइनीज़ वर्ड है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मोहब्बत, इस लाइक अरबी, इस अरबी, यही है। और मैं आपको आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। और तो अंग्रेजी के
कुछ संज्ञा शब्दों जैसे स्कूल, कॉलेज, टेबल, रिपोर्ट, स्टेशन, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि को सामान्य रूप में हिंदी में स्वीकार कर लिया गया है। यही मेन मुद्दा है। स्कूल, टेबल एंड कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये सभी चीज़ें, तो ये सभी चीज़ों को आप जब कोई भी आदमी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, या वो इंग्लिश जानता हो या ना जानता हो, भारत में रहता है तो भारत के हर एक नागरिक को बिना पढ़े हिंदी आता है। जिस देश में आप हो तो उस देश में आप हो तो उस देश में आपको बिना पढ़े उस चीज़ को, मतलब जैसे बिना पढ़े आप अगर इंग्लैंड में हो तो बिना पढ़े आपको इंग्लिश आती है, मतलब उतना जैसे अभी ट्रांसलेशन वगैरह ये सब करते हैं तो उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ वो उसकी आपकी जन्मभूमि होगी इंग्लैंड। अगर आपकी जन्मभूमि भारत, आपको हिंदी ज़रूर आती होगी, अच्छे से आती होगी। तो एक जैसे कोई भी है तो उसको हिंदी तो आते होगी। तो स्टेशन पर एक भिखारी है, कोई भी है, उससे आप पूछोगे ये क्या है, परदेश, तो वो ये नहीं बोला, वो बोलेगा कि रेल ठहराव भवन, हालांकि दूसरी भी चीज़ होती होगी, वो बोलेगा स्टेशन, दिस इज अ स्टेशन, ये नहीं बोलेगा, मतलब ये क्या है, तो यह है स्टेशन, आपको पता नहीं, ये बोलेगा वो स्टेशन। स्कूल नहीं जाना है आज, आप बोलते होंगे अधिकतर बार कि विद्यालय आज नहीं जाना है। ये है हमारी भाषा का नया रूप। नया रूप क्या, इसे हम बहुत पहले से लेके आ रहे हैं, अपनी जनरेशन में लेके आ रहे हैं। तो ऐसा हिंदी भाषा ही नहीं, विश्व की और भी भाषाओं को करना पड़ता है, ये सभी चीज़ें। भारतीयों के अत्यधिक संख्या में ब्रिटेन में होने वाली सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों के भारत में रहने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शब्दकोश में हिंदी को कुछ शब्दों जैसे लोटा, लाठी, पूड़ी, रोटी इत्यादि को शामिल किया गया है। किसी भाषा में अन्य भाषा के संज्ञा शब्दों का प्रयोग तो सामान्य बात है, और किंतु अनावश्यक रूप से विदेशी भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग किए जाने के कारण उस भाषा की गरिमा नष्ट होती है जी, एवं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिंदी के साथ आजकल यही सामान्य है आजकल। और उपरोक्त बातचीत में फिनिश क्रिया शब्द है, इसके स्थान पर पूरा होने या खत्म होने जैसे हिंदी के क्रियासूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इस वैश्विक प्रभाव के कारण हुई इसे भाषाई विकृति कहा जा सकता है। वैश्वीकरण के इस युग में मानव की एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के अत्यधिक निकट आई है, जिससे उनके बीच सामान्यतया संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, और इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में विश्व की भाषाएं भी अछूती नहीं रही। अंग्रेजी ने भारत में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत में सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, परेशान किया। यहाँ अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की शुरुआत की स्थिति यह है कि अंग्रेजी भारत में आज तक राजकाज की भाषा बने हुए। अंग्रेजी भारत में अभी तक राजकाज की भाषा बन चुकी है, और इसलिए भारत की सभी भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो करियर नहीं बनेगा, पढ़ा था मैंने लाइन, वही बात भारत में आप जानते होंगे, इस बात को आप गम चुके हैं इस बात को। किंतु पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा में अंग्रेजी के वाक्यों का भी बहुतायत में प्रयोग होने साहित्य समाज का गर्व। इसलिए भारत की सभी भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होता है, किंतु पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा में अंग्रेजी के वाक्यों का भी बहुतायत में प्रयोग होने लगा है। साहित्य समाज का दर्पण है। यदि समाज में सामान्य बोलचाल में ऐसी भाषा का प्रयोग बढ़ा है तो साहित्य भी भला इससे अछूता कैसे रह सकता था। आज साहित्यकारों ने भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार यानी कि इंग्लिश, साहित्यकार जो हैं उन्होंने भी इंग्लिश का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब बताइए, ये मैं इसे गलत, थोड़ी मोड़ी 20% गलत की दृष्टि से कैसे कह रहा हूँ कि बातचीत का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ता है, और साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण है, भारतीय समाज का एक दर्पण है।
जिसकी मूल भाषा हिंदी है और पौराणिक भाषा संस्कृत, लैटिन, ग्रीक ये सभी हैं। तो इन पर दूसरे देश की भाषा का जो प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत अछूत बात लग रही है। इसलिए मैं 20% इसको गलत कर रहा है कि है ये सही, बिकॉज़ आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख रहे हो। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जहाँ पे आप जिस सीख के आप अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसे सीख के आप कहीं भी कम्युनिकेट कर सकते हो। सभी देश इंग्लिश को जानते हैं, तो आप अगर टूरिस्ट करने जाओ या कहीं भी कुछ जॉब हो में कहीं भी, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको जो जानकारी देनी हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ जो बात आती है वो साहित्य पर आ गई, इसलिए मैंने इसे कुछ परसेंट गलत कहा। एक इंग्लिश, वैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो मास स्टडी ऐप पर एक शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने सीखा है। मैं अभी इंग्लिश हालांकि कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, बट वो अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मास स्टडी पर जो टीचर हैं उनसे सीख सकते हैं। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में इंग्लिश सिखाती है, और अगर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखनी है तो वहाँ पे प्रीमियम भी लेते हैं, जाके आप देख लेना। तो इंग्लिश के प्रयोग के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं। इसने कारण के उपरोक्त और भी कई कारण हैं, इतने ही कारण नहीं हैं। और इंग्लिश के प्रयोग के उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी कई कारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति आई है। पिछले कुछ जो वर्ष हैं, पिछले वर्षों में आई थिंक व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति आई है। अधिकतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, और विद्यार्थियों के अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही है। इस कारण से विद्यार्थी हिंदी में पूर्णतः निपुण नहीं हो पाते, क्योंकि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त युवा हिंदी में बात करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने को बाध्य होते हैं। जी, अंग्रेजी में अगर आप बचपन से अगर आप मान लीजिए आपकी बोलचाल जो भाषा हिंदी होगी, तो जो बोलचाल की भाषा जो हिंदी होगी वो शुद्ध हिंदी नहीं हो पाती है, उसमें भी इंग्लिश रहता है। और आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आपको शुद्ध हिंदी मिल ही नहीं पा रही है, तो आप कैसे हिंदी में कम्युनिकेट कर पाओगे? शुद्ध हिंदी में, मेरे साहित्यिक भाषा में आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? तो आप सोचो। और इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में समाचार पत्रों एवं टेलीविज़न के कार्यक्रमों में भी ऐसी ही भाषा के उदाहरण मिलते हैं। इन सब का प्रभाव आदमी पर ही पड़ता है। जैसा देखेंगे वैसा करेंगे, वैसा बोलेंगे। हालांकि ये बुरा नहीं है जिसे हम देखना बंद नहीं कर सकते। तो आप समझ ही गए होंगे। और आगे की बात यह है कि आज इंग्लिश का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग ढंग से प्रयोग होने लगा है, जिसका कारण असर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, चैट, मोबाइल मैसेज तथा हिंदी ब्लॉगिंग के रूप में दिखने लगा है। वर्तमान में आम आदमियों से लेकर बुद्धिजीवियों तक में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इंग्लिश का प्रचलन आम आदमी, कोई भी आम आदमी, जो आम आदमी मान लीजिए थोड़ा मोड़ा शिक्षित हो या कुछ शिक्षित ना हो, या एक बुद्धिजीवी आदमी, जो एक बुद्धिजीवी आदमी है, उनमें भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद इंग्लिश के बढ़ते हुए प्रयोग को देखकर केंद्र सरकार व कई राज्य सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। करेगी नहीं, कर लिया है। भले ही इंग्लिश के बहाने हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है, भले ही इंग्लिश के बहाने हिंदी बोलने वाले की संख्या बढ़ रही है, किंतु इंग्लिश का बढ़ता प्रचलन है, जो इंग्लिश का बढ़ता प्रचलन है, हिंदी भाषा की गरिमा के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। कुछ वैज्ञानिक शब्दों जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, टेलीविज़न एवं अन्य शब्दों जैसे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन इत्यादि तक तो ठीक है, किंतु अंग्रेजी के अत्यधिक एवं अनावश्यक शब्दों का हिंदी में प्रयोग सही नहीं है। हमारी साहित्यिक भाषा, मेन रूप से हमारी साहित्यिक भाषा। जी हाँ दोस्तों, और मैं बताऊँ, हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से एक समृद्ध भाषा है। हिंदी जो है एक व्याकरण के दृष्टिकोण से एक समृद्ध भाषा है, पूरी तरीके से समृद्ध भाषा। यदि इसके पास शब्दों का अभाव होता, जैसे ये हिंदी है, यदि इसके पास शब्दों का अभाव होता तब तो इसकी स्वीकृति दी जा सकती थी। शब्दों का भंडार होते हुए भी लोग यदि इस तरह की मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह निश्चित ये भाषाई गरिमा के दृष्टिकोण से एक बुरी बात है। भाषा संस्कृति की एक
संरक्षक एवं वाहक होती है। भाषा जो होती है भाषा संस्कृति की संरक्षक एवं वाहक होती है। भाषा की गरिमा नष्ट होने से उस स्थान की सभ्यता संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश का प्रयोग भले ही साहित्य में समाज की स्थिति बतलाने के लिए हो रहा हो, इंग्लिश का प्रयोग समाज की स्थिति बताने यानी कि समाचार बताने या बातचीत करने में हो रहा हो, किंतु अभी तक यह पूर्ण रूपेण साहित्य सृजन की भाषा नहीं बन पाई है और वो कि ना ही बन पाए। बोलचाल की भाषा किसी भी युग में साहित्य सृजन की भाषा ना बने। बोलचाल की भाषा कोई भी युग ले लीजिए पीछे के, उसमें मतलब साहित्य सृजन की जो भाषा होती है जिसमें व्याकरणों के नियमों के क्रमानुसार चलना होता है, तो व्याकरण के नियमों के क्रमानुसार वो साहित्य सृजन में नहीं है। अभी तक पिछले कई भाषा निकल चुके हैं, तो ये प्रेडिक्शन है कि ये भी नहीं जाए। और आम आदमी उसी भाषा में बातचीत करना चाहता है जिसमें उसको आसानी होती है। कोई आम आदमी भाषाई गरिमा एवं व्याकरण के नियमों से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। हिंदी बोलने में, साहित्य सृजन की भाषा बोलने में या हिंदी शुद्ध हिंदी बोलने में एक व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। और हमारे यहाँ जो बातचीत होती है इंग्लिश में, उसमें कोई व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए भारतीय लोगों को आसानी होती है इंग्लिश बोलने में, इसलिए वो वही बोलते हैं। और ये हमारी आदत हो चुकी है और इसे मिटाना थोड़ा नामुमकिन टाइप से है। और वह इसकी परवाह नहीं करता कि जिन शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग वह कर रहा है वे किस भाषा के हैं। यही बात इंग्लिश बोलने वालों के साथ भी है। आधुनिक भारतीय युवा यदि हिंदी में दक्ष नहीं है और उन्हें मजबूरन हिंदी एवं अंग्रेजी के मिश्रित रूप का सहारा लेना पड़ रहा है, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हिंदी में दक्ष नहीं होने चाहिए, कैसे भी भाषा का उपयोग कर, लेकिन अपनी मातृभाषा में दक्ष बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं इंग्लिश के अलावा। इंग्लिश का प्रयोग इस बात का सबूत है कि हिंदी भारत में आम बोलचाल की भाषा है और अंग्रेजी में शिक्षित होकर व्यक्ति आम आदमी से बात नहीं कर सकता, चाहे किसी भी रूप में हो। हिंदी को इससे लाभ ही होगा। दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीयों से बात करने के लिए इंग्लिश का ही सहारा लेना पड़ता है। पूर्ण तरीके से हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश का ही सहारा लेना पड़ता है। साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन में इसका इंग्लिश का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि तो वे अपनी बात के लिए टूटी फूटी हिंदी मिश्रित अंग्रेजी का ही सहारा लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस तरह देखा जाए हिंदी बोलने में सक्षम नहीं होगा, मतलब अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति सीधे सीधे हिंदी बोलने में सक्षम नहीं होगा। ये बात का प्रूफ आप बहुत जगह देख चुके होंगे या देखेंगे। उसे टूटी फूटी भाषा का सहारा लेना ही होगा। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इंग्लिश के कारण हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस तरह भाषाई एवं व्याकरण के कुछ अन्य पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश से हिंदी को ही लाभ होगा, यानी कि हिंदी को लाभ हो रहा है। तो जैसा कि मैंने इसको कहा, आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। मैं कह सकता हूँ कि अच्छा नहीं है, ये कैसा भी है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।